हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम जो हमारी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसका अध्याय जो पहला है राजस्थान का प्रमुख राजवंश एवं उनका जो परिचय है राजस्थान का, उसके अंतर्गत राजवंशों में हम जो है ये थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के जो प्रतापी शासक हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान की उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना बताया गया है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। मोहम्मद नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष मतलब आदि पुरुष जो प्रथम शासक था वह सिंहा माना जाता है। कौन बनता है? राव सिंहा। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है? राव सिंहा, जिसे कन्नौज के गाढ़वाल जयचंद का वंशज भी माना जाता है। राव सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो हम पहला जो प्रतापी शासक है राठौड़ वंश का वह है राव चुंडा, जिसका शासनकाल 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक रहा। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया और उसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। राव चुंडा ने मंडोर को क्या बनाया? राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर जोधपुर में है। मंडोर पर अधिकार के बाद इसके आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया और पोंगल के भाटियों के द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया और उसकी पत्नी चांद कौर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। चांद बावड़ी दौसा में भी है लेकिन चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। अगला है राव रणमल, 1438 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया और रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमल्ली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद अगला जो प्रतापी शासक बनता है वो बनता है राव जोधा, जिन्होंने 1438 से 1489 तक शासन किया। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोल जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टोक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जो का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। कौन मानते हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रतापी शासक बनता है मालदेव राव मालदेव, जिन्होंने 1331 से 1562 तक शासन किया। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमदे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं, प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? उमादे जानी जाती है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के बिरमदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। विरमदेव व राजेत सिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण राज्य के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1544 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूर्य के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कोम्पा ने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरिसुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। जेता और कोम्पा गिरिसुमेल के युद्ध में 1544 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी एक कथन कहता है। वह कथन है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बार बार पूछा जाता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, इसलिए किसने कहा था? ये शेरशाह ने कहा था। और किसके संबंध में कहा था? तो ये गिरिसुमेल में जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में कहा था। शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोकरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। अगला जो राजा बनता है वहाँ का, वो बनता है राव चंद्रसेन, जिन्होंने 1562 से 1581 ईस्वी तक शासन किया। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1564 ईस्वी में 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जोन में रहकर मुगलों की फौज का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्तियाँ लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन
हाथ न लग सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानोजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट प्रारंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही, फिर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला राजा है मोटा राजा उदय सिंह। कौन है मोटा राजा उदय सिंह? इसका शासनकाल 1583 से 1595 ईस्वी रहा। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका नाम था जगत गोसाई, का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था और इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी के बीच राजा बनते हैं। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था और अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलअत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मंच प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष थी, बादशाह ने आशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दादा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां की विश्वासघात के कारण दादा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह के द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए और इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जयसिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर दिया गया और 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध सहायता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में इसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोहनोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी ने नैण से विख्यात व मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राव बीका के बारे में, जिन्होंने 1465 से 1504 ईस्वी तक शासन किया। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगड़ प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली।
एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नदार ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर जिसे बीकानेर कहा गया। भाटी चौहान खींचियों कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिए। पोंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। तो बीकानेर की स्थापना करने वाला है राव बीका। इसने देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण करवाया। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करने वाला भी कौन है? राव बीका है। अगला राजा है राव लूणकरण। 1505 से 1526 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। ये 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजेत शिरोछंद में से कलयुग का कर्ण कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कहा जाता है। किसने कहा था? जेत शिरोछंद लिखने वाले बीटू सुजा ने कहा था। क्रमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकर्ण से झील का निर्माण भी इसे स्वीकार किया जाता है। राव जेतसी 1526 से 1541 ईस्वी इन्होंने शासन किया। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को परास्त किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजेत शिरोछंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहिबा पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालवा की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। अगला राजा है राव कल्याणमाल, जिन्होंने 1541 से 1574 ईस्वी में शासन किया। कल्याणमाल ने खालवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और कल्याणमाल ने 1544 ईस्वी में गिलिसुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था और वही दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। राव राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी, यह है 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में उपस्थित था। उसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताना का कर्ण की संज्ञा दी है। किसको दी है? ये दी है राव राय सिंह को। अगला है राव कर्ण सिंह। इनका शासनकाल 1631 से 1668 ईस्वी तक रहा। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर की शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 हुआ, जो मतेरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। मतेरे की राड़ के नाम से एक युद्ध हुआ था जो 1642 से 1644 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर हुआ था। नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था कर्ण सिंह का। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह अपनी उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और
काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद हैं। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशी माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था, जिसका समय 1551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर पतियारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर पतियारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहान का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने पतियारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उनकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेलीघट शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। अगला हमारा जो शासक है उसका नाम है अजयराज। इन्होंने 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया। अजयराज को 1105 ईस्वी में शासक बना और इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया था और चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। अजय प्रियदम्भ कहलाए, और जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए उनका नाम अजय प्रियदम्भ कहलाया। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज की जो रानी है सोमलवती, उसका नाम भी कुछ मुद्राओं पर मिलता है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों के सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए। अगला है अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आनासागर झील, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाले हैं अर्णोराज। अर्णोराज शैव था, किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर के खतगरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरो शाह को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर को कवि बांधव कहा और विग्रहराज ने हरिकेली और सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियों को खुदवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहां बिसलपुर झील बनाई। जो बिसलपुर झील है वह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई थी। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि, सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि वह जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई
तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरि के लिए नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहॉर्न ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भूभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अगला है पृथ्वीराज तलते, जिन्होंने 1177 से 1192 तक शासन किया। शाकंभरी की चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तलते 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारनको को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमल्ली देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आलाह उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे उन्होंने विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गोरी को उसने परास्त किया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा, कन्नौज के शासक जयचंद ने राजस्व यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी और उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया और इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध महाचिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य एवं रभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः ये घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। C.V. वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। रणथंभौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। रणथंभौर की चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तलते का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रम से वालन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन के द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपाधार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद साहब
कहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज़ हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेना नायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। हमीर वीर उद्धारक एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथ से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह सवन सतपुर सवचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका अर्थ है सिंह सवन सतपुर सवचन। सिंह का जो मतलब शेर का जो वचन है, शेर का जो और सत से पुरुष का जो वचन है, और जो केला है वो एक बार ही फलते हैं। इसी प्रकार से तिलिया एक जो स्त्री होती है उसके तेल एक ही बार चढ़ता है। उसी प्रकार से हमीर हट भी जो है एक बार ही आता है, वह दूसरी बार नहीं आता। जालौर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन रहे हैं? जालौर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालौर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालौर पर चौहानों का अधिकार था। जालौर की इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़देव जालौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ और 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालौर भेजा। वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला गया। उसके बाद कानड़देव और अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैनसिंह युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र ब्रह्मदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन कुर्क को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़देव के एक तहिया सरकार बीका की विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा। क्या नाम रखा? जलालाबाद। आमेर का कछवाहा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्य मलमिश्रण के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुम वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मेणाव तथा बड़गुज से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्ह राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्ह राय ने ही जमवा रामगढ़ में मेणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मेणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। भारमल 1547 से 1533 ईस्वी में भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भगवान दास 1573 से 1589
भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। उसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। ये 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1525 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह जो है जहांगीर के साथ हुआ और खुसरो को मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। खुसरो जो है मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो जाती है और अगला राजा बनता है मान सिंह। 1589 से 1614 ईस्वी तक इसने शासन किया। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर को मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंबोर अभियान में 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे प्रचंड बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब दिया। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ तो इसके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई और ये 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बना। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर अपनी पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई। यदि पूछा जाए कि मान सिंह की जो मृत्यु है वह कब हुई तो 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मानचरित्र, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारी दान ने, मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मान सिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपनी पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला राजा है मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया जहाँ इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खान है जहाँ लोदी के विद्रोह को दबाया और यह 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला राजा बनता है सवाई जयसिंह 1700 से 1743। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया मगर जाजव के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तो आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पद पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया।
फर्रुखसिंह ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह की प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। उसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करवाया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। आपसे पूछा जाए कि अंतिम हिंदू नरेश कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया, तो उसका नाम है सवाई जयसिंह। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ किले का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादव से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोजराज हुआ और वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलादीन ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और तीसरा अर्ध साका 1550 ईस्वी में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ। ये घटना अर्ध साका कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार में हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। कौन था? जवाहर सिंह। यदि पूछा जाए कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह था। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम अगले पार्ट में भाग 4 में कवर करेंगे और भाग 4 में ये जो चैप्टर है पूर्ण हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।